नमस्कार, मैं स्वामिनी पेटकर महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी के आबा साहेब गरवारे महाविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग में छात्रा हूँ। आज हमारे साथ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माननीय अध्यक्ष सत्येंद्र जी सिंह उपस्थित है। श्री सिंह जी ने वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास जीवन से अपनी यात्रा शुरू करके अध्यक्ष पद तक का सफर तय किया है। सेवा भाव, देश प्रेम और संवेदनशीलता का त्रिवेणी संगम है सत्येंद्र जी सिंह। वे बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। सन 1952 में जशपुर में शुरू हुआ वनवासी कल्याण आश्रम सशक्त, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर जनजातीय समाज के निर्माण के लिए कार्यरत है। वर्तमान में आश्रम 53,000 से भी ज्यादा गांवों में 21,000 से भी ज्यादा प्रकल्पों के माध्यम से कार्य कर रहा है और अब तक 7 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को 14 आयाम के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही है। आज हम इस विशाल संस्था के अध्यक्ष आदरणीय श्री सत्येंद्र जी सिंह, उनके अनुभवों और संस्था के कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की पृष्ठभूमि में भारत सरकार भी है। जब 47 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय के जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, उसी क्रम में मध्य प्रदेश और बरार प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ला, उनको जगह जगह स्वागत हो रहा था क्षेत्र में। उसी क्रम में वो जैसे ही कुनकुरी क्षेत्र में गए, यानी जशपुर जिला में गए, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ जिले में, तो वहाँ पर उनका विरोध हुआ। पंडित रवि शुक्ला वापस जाओ, ईसा मसीह की जय, इस तरह के नारा लगा और उनको विरोध करने के लिए 40 किलोमीटर लंबी उनके अनुयायी लोग विरोध करने के लिए खड़े थे। वहाँ से वापस आए, उसमें राजधानी नागपुर थी। वहाँ पर वापस आए और उन्हें सोचने लगे कि आज़ाद देश में मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हो सकता है। उस समय ठक्कर बाबा भी जिंदा थे, महात्मा गांधी भी थे। वो वापस दिल्ली गए। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने पूरी स्थिति बताई तो उन्होंने कहा कि इस अंग्रेजों के सरकार में चर्च का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, वो पूरा साम्राज्य स्थापित किया। तो जब वो मुख्यमंत्री की ऐसी विरोध की बात है तो उस क्षेत्र में भारत सरकार को कुछ न कुछ स्कीम करके काम चालू करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। ऐसे सोचकर उन्होंने एक विचार किया। लेकिन जैसे पंडित रविशंकर को विरोध किया तो उससे भी हिम्मत वाला आदमी चाहिए जो उस क्षेत्र में जाकर के काम कर सके। तो 1942 के आंदोलन में जिस जेल में अपने बाला साहब देशपांडे जो संस्थापक हैं वो थे, उसी जेल में विनोबा हुए पंडित रवि शुक्ला, ऐसे लोग भी थे। तो उन लोग को लगा कि बाला साहब देशपांडे इस मामले में बहुत अच्छे हैं, बड़ी हिम्मत वाले हैं। तो एक वनीकर जी करके थे, उनको ठक्कर बापा ने बात करने के लिए कहा। वो नागपुर में वकालत करते थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसी बात है तो आपको लोग वहाँ भेजने के लिए सोच रहे हैं। तो वो कहेगा ठीक है, हम जाएंगे। और 1 मई 1948 को वो जशपुर में आ गए और उन्हें पूरा सर्वे किया। ईसाइयों का जाल था, स्कूल था, हॉस्पिटल था, सब प्रकार का था। तोती बोलती थी। उन्होंने सरकार से कहा कि हमको 100 से ऊपर विद्यालय चलाने के लिए अनुमति दी जाए। तो कहा कि ठीक है, शुरू करो। तो उन्होंने 108 प्राथमिक विद्यालय और 15 बड़े विद्यालय, ऐसा उन्होंने शुरू किया। काम प्रारंभ हो गया और उन्होंने चैलेंज के साथ, जगह जगह बहुत विरोध आया है, उनको झेला है। बाला साहेब देशपांडे अपने साथ 12-13 नौजुकों का लाठी लेकर के नौजुक रहते थे। बॉडीगार्ड नहीं रहता था सरकार का, वो रखते थे। कहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई तो कहते थे कि देखो कुछ गड़बड़ करोगे तो ये पिटाई करेगा। इसी क्रम में एक जगह क्या है, एक गांव में गए और उन्हें कहा कि भारत माता की जय बोलो, तो उन लोग कोई नहीं बोला। 3 बार ऐसा वो बोले कि अगर चौथी बार में कोई नहीं बोलेगा भारत माता की जय तो ये जो लाठी वाले लोग हैं ना, सबके पीठ पर लाठी बरसेगी। बोला भारत माता की जय। इसके बाद माहौल एकदम चेंज हो गया। ठक्कर बापा 1 साल के बाद वहाँ पर गए और पहले ईसा मसीह की जय, पंडित शुक्ला वापस जाओ के नारे के जगह में जय हिंद, भारत माता की जय से स्वागत किया गया। बहुत खुश हुए वो। तो ऐसा करके ये प्रारंभ हुआ। लेकिन
1952 में पहला चुनाव था। लोगों को लगा कि इस तरह से बाला साहब ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध में होंगे तो फिर कांग्रेस को वोट नहीं देगा ये लोग, इसलिए बाला साहब देशपांडे को परिवर्तन करना चाहिए। यहाँ से अनेकों क्लेम लगा कर उनको वहाँ से हटाया गया। फिर केस में इनकी जीत हुई, वापस आए, लेकिन उनको लगा कि अब सरकार के बलबूते काम करना संभव नहीं है। तो पंडित अपने परम पूजनीय गुरु जी द्वितीय संचालक उनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा अगर समाज के बीच में काम करना हो तो समाज के सहयोग से करना पड़ेगा। तब जाकर के उन्होंने 26 दिसंबर 1952 को छात्रावास विद्यालय के माध्यम से उन्होंने कल्याण आश्रम का काम प्रारंभ किया। और कल्याण आश्रम का प्रारंभ करने के भी उद्देश्य है कि जब सरकार का विरोध वहाँ के लोग कर रहे थे तो यानी जनजातीय समाज में, जिसको आदिवासी वनवासी बोलते हैं, इनके बीच में यानी अलगाववाद का बीज बो दिया। तो कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य जो है कि ये जो जनजातीय समाज है उनके धर्म, संस्कृति, परंपरा का संरक्षण करते हुए उनका सब प्रकार का विकास करना, ये अपना लक्ष्य है। आपने बाला साहेब देशपांडे के बारे में बताया, तो वो ये हमारे वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक है। तो हमें आपसे उनके कुछ अनुभव सुनने हैं और उसी के साथ ये वनवासी कल्याण आश्रम का जो अखिल भारतीय स्वरूप बना है तो उसकी यात्रा के बारे में सुनना है। बाला साहब देशपांडे एक गृहस्थ कार्यकर्ता थे और गृहस्थ कार्यकर्ता हुए होने के बावजूद भी उनके जीवन में एक भी चारित्रिक दोष नहीं है, न आर्थिक दोष है। यानी कैसे एक दूसरे कार्यकर्ता को एक ममत्व के रूप में आगे बढ़ाना, ये बाला साहब जानते थे। और जनजातीय समाज का जैसा भी पूजा पद्धति है, जैसा भी उनका जीवन है, वो काले होंगे, गोरे होंगे, बलि देते होंगे, नहीं देते होंगे, उनकी जैसी पूजा पद्धति है वह पूजा पद्धति बचा हुआ रहना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और उनका एक बार मेघालय में प्रवास हुआ। मेघालय के लोगों ने कहा कि इन्होंने कहा कि हम आपके हैं। तो वहाँ के लोगों को लगा कि ये तो ठीक नहीं है। वो बोलते हैं हम आपके हैं। ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर चर्च के लोग आए और उन्होंने अपने अनुकूल हम लोग को ढालने का प्रयास किया, तो ये भी व्यक्ति तो अपने अनुकूल ढालने के लिए तो नहीं आया है। तब बाला साहब संभल गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके हैं, यानी आपका जो चीज़ है वो हमारा है, आपकी संस्कृति जो है वो हमारी संस्कृति है। इस भाव से यानी उनके जीवन का ये सब रोचक प्रसंग है। दूसरा एक छोटी सी बात बताते हैं। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने तो जसपुर गए। जसपुर में जाने के बाद प्रधानमंत्री की कड़ी सुरक्षा रहती है, तो सुरक्षा व्यवस्था वालों ने जो सामान्य पब्लिक था गांव का, उसको जाने से रोक रहा था। तो लोगों ने कहा कि क्यों रोक रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो बाला साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़े तो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता को कभी नहीं रोके, वो कार्यकर्ता आएगा। ऐसा कार्यकर्ताओं के प्रति स्नेह और प्यार था। सर, अखिल भारतीय स्वरूप में जो आश्रम का विस्तार हुआ है तो उसकी यात्रा कैसी रही? 75 में इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल। इसके बाद 77 में कल्याण आश्रम का अखिल भारतीय स्वरूप आया, कटक में बैठक हुई थी। इसके बाद संघ विचार परिवार से कुछ प्रचारकों को कल्याण आश्रम में दिया गया। उसमें कई लोग हैं, महाराष्ट्र के अपने बाला साहब दीक्षित, वो भी उसमें गए। तो 78 में एक उसका वर्ग हुआ, प्रशिक्षण हुआ, पूरे देश के प्रमुख लोग आए थे। और फिर 78 के बाद कल्याण आश्रम का विस्तार हुआ। सबसे पहले कल्याण आश्रम का विस्तार में डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है। जगह जगह चिकित्सालय, छोटे छोटे अस्पताल, ऐसे रूप में वो प्रारंभ हुआ है। चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, लेकिन डॉक्टरों के माध्यम से ये प्रारंभ हुआ है विस्तार होने का। बाद में कार्यकर्ता जुटते गए और आज की स्थिति में संपूर्ण देश के जहाँ जहाँ भी जनजातीय समाज के लोग हैं, सब जगह अपना काम है। नगर हो या गांव हो, सब जगह अपने टीम है, सब जगह अपने कार्यकर्ता हैं। अच्छा।